बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम पैथोफिजियोलॉजी का सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि 10 तरह के टॉपिक्स हमें यूएचएस ने दिए हैं, जिनकी पैथोफिजियोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, केसेस पे ग्रिप हमें ऑलरेडी है, सब नर्सिस को मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में उनके प्रीवियस कोर्सेज में सिखाया जाता है। उसकी जो डेफिनेशन, साइन सिम्टम्स, कॉजेज, उसकी मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, इवन कॉम्प्लिकेशंस, एक जो है वो टॉपिक पे अच्छी ग्रिप ऑलरेडी है। तो हम जो अब डिस्कस करेंगे दैट इज़ पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी है क्या? स्टार्ट करने से पहले मैं पैथोफिजियोलॉजी की ही डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर दूं। फिजियोलॉजी मीन स्टडी ऑफ फंक्शंस। तो पैथो का वर्ड आ गया, पैथो मीन पैथोजेंस, जो कि डिजीज कॉज करते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी का मतलब ये हुआ कि डिजीज कैसे फंक्शन करती है, हम उसको स्टडी करते हैं कि शुरू कहाँ से हुई, वो सिरा पकड़ते हैं वहाँ से शुरू करके कि किस तरह से डिजीज़ का ऑनसेट हुआ और सिम्टम्स जो है वो अपीयर होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं शॉक से। शॉक का इंट्रोडक्शन हम सारी चीज़ें हर टॉपिक में थोड़ी थोड़ी रिव्यू करते जाएंगे, बट मेन फोकस हमारा होगा पैथोफिजियोलॉजी पे। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। शॉक इज अ एक्यूट सर्कुलेटरी फेलियर टू पेरिफेरल टिश्यूज। अब हम सबको सर्कुलेटरी सिस्टम पता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में जाता है और वहाँ से ऑक्सीजनेट होके पूरी बॉडी में हार्ट जो है वो पंप करता है और पेरिफेरीज तक ब्लड जो है वो बशमूल ऑक्सीजन और बाकी न्यूट्रिएंट्स के ब्लड सप्लाई करता है। तो किसी भी वजह से जब सर्कुलेटरी फेलियर हो जाता है, जब जाहिर सर्कुलेटरी फेलियर हो गया, तो ना ब्लड पेरिफेरीज में जा सकेगा और ना ही उनको सप्लाई मिलेगी टिश्यूज़ को, तो शॉक में पेशेंट चला जाता है। शॉक की टाइप्स है, बेसिक 3 टाइप्स हैं ये: हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक और डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की फर्दर 3 टाइप्स हैं, दैट इज सेप्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक एंड एनाफाइलेक्टिक शॉक। ये 5 तरह की शॉक को मैं पैथोफिजियोलॉजी में ही इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अब आते हैं कॉजेज़ की तरफ कि शॉक के कॉजेज़ क्या है। डायरिया एक कॉज हो सकता है, ब्लीडिंग मतलब एक्सीडेंट हुआ है या किसी भी वजह से हैमरेज हो गया पेशेंट को, तो उस सूरत में पेशेंट शॉक में चला जाएगा। हाइपर सेंसिटिविटी टू ड्रग, हमने अक्सर हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है कि किसी ड्रग से पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी थी। देखिए, होने से किसी भी चीज़ से, मतलब मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि होने को एक पैराडोल से भी लोगों को रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। तो उस ड्रग से अगर एलर्जी थी या हाइपर सेंसिटिविटी थी तो सडन डेथ्स भी देखी हुई है, लाइक बाइकार्ब है वो सडन डेथ कॉज करता है आईवी देने से, बर्न, ये सब कॉजेज हैं शॉक की। अब हम आते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ शॉक। तो शॉक की पैथोफिजियोलॉजी पढ़ने से पहले 3 तरह की चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है? कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या है कि कितना ब्लड जो है वो हमारे हार्ट से 1 मिनट में गुजरता है, कितना, दैट इज 5 लीटर्स, ठीक है, 5 लीटर्स। दूसरी चीज जो हमें पैथोफिजियोलॉजी समझने के लिए पता होनी चाहिए कि कैपेसिटी, हमारी बॉडी में ब्लड की कैपेसिटी कितनी है, बताएं आप लोग कितनी है? दैट इज 5 लीटर्स। ब्लड की कैपेसिटी इज 5 लीटर्स, ठीक है। अब अगर बॉडी में कैपेसिटी 5 लीटर्स है तो ब्लड का वॉल्यूम कितना है कितना ब्लड में? हमें कैपेसिटी पता चली कि इस जग में 2 किलो दूध आ सकता है, तो दूध है कितना हमारे पास? समझ रहे हैं ना कि बॉडी में वॉल्यूम है कितना? क्या आप सबको पता है? दैट इज 5 लीटर्स। हाँ जी, वॉल्यूम भी 5 लीटर्स है एक अडल्ट में। तो होता क्या है ये हमें समझ आ गया। देखिए, हम कहीं से भी पंक्चर करते हैं या अल्लाह ना करे जो पंक्चर होता है, कोई चोट लगती है, फौरन ब्लड बाहर आता है। इसका मतलब है कि वो जितनी कैपेसिटी फुल है ना, कैपेसिटी उसकी फुल है, उसका वॉल्यूम भी 5 लीटर्स है और हमारे अंदर कैपेसिटी भी 5 लीटर्स है, और जो है वो कार्डिक आउटपुट भी 5 लीटर्स है कि 1 मिनट में जो है वो 5 लीटर वो पूरा का पूरा ब्लड हमारे हार्ट में से गुजरता है, ऑक्सीजनेट होता है और ब्लड को जो है वो पेरिफेरीज तक और पूरी बॉडी में सप्लाई करता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक ड्रॉ करके आपको समझाऊंगी। ये है हमारा हार्ट, ये है
कैपेसिटी जो कि 5 लीटर्स है, और ये है वॉल्यूम जो कि हमें पता है 5 लीटर्स है। ये आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ शॉक, कि पेशेंट शॉक में कैसे गया। तो हमने पहला सिरा पकड़ना है कि मसला शुरू कहाँ से हुआ। एक पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। एक्सीडेंट होने से उसको चोट लगी और वो ब्लीड हो गया। ब्लीड होने से क्या हुआ, ये जो ब्लड का वॉल्यूम था ये बाहर आ गया, ओजिंग हो गई ना, ब्लीडिंग हो गई। तो मिसाल के तौर पे 5 लीटर्स में से 3 लीटर वॉल्यूम रह गया, ब्लीड हो गया ना पेशेंट। हमने कॉज में हेमरेज ब्लीडिंग हमने पढ़ा है। तो जब ब्लीड हो गया पेशेंट तो कैपेसिटी और वॉल्यूम में डिस्पैरिटी आ गई। कैपेसिटी तो 5 लीटर्स थी और वॉल्यूम 3 लीटर हो गया। जब दोनों बराबर रहे तो नॉर्मली चलता रहेगा, हार्ट भी सारे पूरे के पूरे को पंप करता रहेगा। लेकिन जब यहाँ पर डिस्पैरिटी आ गई, यहाँ डिफरेंस आ गया, कैपेसिटी 5 लीटर थी, वॉल्यूम 3 लीटर रह गया, चोट लगी है ना, हेमरेज हुआ है ब्लीडिंग होने की वजह से, तो होगा क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो अपने प्रेशर्स को मेंटेन नहीं कर पाएगा और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा। जब सर्कुलेटरी सिस्टम ही कोलैप्स हो जाता है तो जाहिर है वो पूरी बॉडी में प्रॉपर तरह से सप्लाई नहीं कर सकेगा, और जब ब्लड ही सप्लाई नहीं हो सकेगा तो क्या होगा, ब्लड के साथ ऑक्सीजन और जो बाकी सब न्यूट्रिएंट्स हैं वो जो है वो टिश्यूज तक नहीं पहुंचेंगे और पेशेंट शॉक में चला जाता है, ठीक है। तो चूंकि ये वॉल्यूम में कमी आई, वॉल्यूम कम हुआ है ना यहाँ पर ब्लड से, तो इसको हम कहेंगे हाइपोवोलेमिक शॉक, जो कि हमने पहली टाइप पढ़ी है। समझ रहे हैं ना आप, कि वॉल्यूम के कम होने की वजह से। आप दूसरी कंडीशन एक ये हो सकती है, ये हार्ट है, ठीक है, ये कैपेसिटी है जो कि हमें पता है 5 लीटर्स है, ये वॉल्यूम है जो कि हमें पता है 5 लीटर्स है। अब यहाँ पर दूसरी सूरत क्या होती है, कैपेसिटी भी 5 लीटर्स है, वॉल्यूम भी 5 लीटर्स है, इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, बट जो पंप है हार्ट वो फेलियर में चला गया, ठीक है, कि जो हार्ट है वो फेलियर में चला गया है, जिसकी वजह से क्या होगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। देखें, ब्लड की कैपेसिटी भी पूरी है, वॉल्यूम भी पूरा है, अगर हार्ट ही नहीं है, पंप ही काम नहीं कर रहा, तो वो चीज़ें, वो अकेला वॉल्यूम क्या करेगा, वो खुद तो नहीं ना पंप हो सकता, पूरी बॉडी में नहीं जा सकता। हार्ट ही उसको, हार्ट का वेंट्रिकल ही है ना जो कि पुश करता है और एओर्टा के जरिए पूरी बॉडी में ब्लड जाता है। तो जब कार्डियक ही नहीं ठीक होगा, मतलब हार्ट ही ठीक नहीं होगा, पंप ही नहीं ठीक होगा, उसमें जब प्रॉब्लम आएगी तो वो पूरी बॉडी को सप्लाई नहीं कर सकेगा क्योंकि सिस्टम कोलैप्स हो गया। तो चूंकि दिस इज बिकॉज ऑफ कार्डियक, तो इट विल बी कॉल्ड कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है। ये वॉल्यूम की वजह से हुआ तो हाइपोवोलेमिक शॉक, जहां कार्डियक फेलियर आ जाता है, कार्डियक की वजह से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती किसी भी रीजन से, तो इट विल बी कॉल्ड कार्डियोजेनिक शॉक। अब तीसरी सूरत क्या हो सकती है, ये हमारा हार्ट इसमें बिल्कुल ठीक है, ये हमारी कैपेसिटी है और ये वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ हमने पढ़ा कैपेसिटी ठीक है, हार्ट ठीक है, वॉल्यूम में प्रॉब्लम है तो हाइपोवोलेमिक शॉक। दूसरी सूरत हमने पढ़ी, वॉल्यूम भी ठीक है, कैपेसिटी भी ठीक है, हार्ट में प्रॉब्लम। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तीसरी में ऑफ कोर्स कैपेसिटी में प्रॉब्लम आएगी, कि जो है वो कैपेसिटी किसी भी वजह से जब बढ़ गई तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम रह जाएगा ना। मिसाल के तौर पे कैपेसिटी सडन 8 लीटर्स हो गई है, वॉल्यूम 5 लीटर्स है, ठीक है, तो वॉल्यूम और कैपेसिटी में डिस्पैरिटी आ गई, इस कंडीशन को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। अब उसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ। होता क्या है, मिसाल के तौर पे किसी पेशेंट को किसी ड्रग से हाइपर सेंसिटिविटी थी, ठीक है, तो हमारे जो वेस्कुलर सिस्टम है, वेस्कुलर सिस्टम के जो सेल्स हैं, सेल्स की म्यूकोजल लाइनिंग पर पड़ी होती हैं आईजीई एंटीबॉडीज। तो
जो भी हमने ड्रग दी पेशेंट को जिससे उसको हाइपर सेंसिटिविटी थी, उस ड्रग ने जाके स्टिमुलेट किया उस आईजीई को। आईजीई ने क्या किया, उसने उन सेल्स को स्टिमुलेट किया और हिस्टामिन रिलीज हुई, ठीक है। और वो हिस्टामिन क्या करेगी, दैट विल लीड टू मैसिव डायलेशन ऑफ वेसल्स। जब वेसल्स डायलेट हो गई तो क्या हुआ, कैपेसिटी ज्यादा हो गई ना, वेसल्स डायलेट हो गई, उनमें तो जगह 5 लीटर्स की थी, पूरा पूरा ही ब्लड जा रहा था, डायलेट हो गई। अब जब डायलेट हो गई तो ब्लड तो उसमें थोड़ा है, जिसकी वजह से अगेन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा और ब्लड सप्लाई, क्योंकि वो अपने प्रेशर्स ही नहीं मेंटेन कर पाएगा सिस्टम, तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इस तरह से डिमिनिश होती होती सिम्टम्स अपेयर होंगे, हमें पता चलेगा पेशेंट शॉक में चला गया। तो चूंकि दिस इज बिकॉज ऑफ कि कोई जो है वो पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी थी, तो दिस टाइप ऑफ शॉक विल बी कॉल्ड एनाफिलेक्टिक शॉक। एनाफिलेक्टिक शॉक क्या है, जब किसी ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से जो है वो वेसल्स की एक मैसिव डायलेटेशन हो जाती है और वॉल्यूम उसमें पूरा होता है, मतलब उसमें उस सूरत में कोई ब्लीडिंग नहीं होती है। देखिए हम पेशेंट को जब कभी कोई इंजेक्शन, कोई अल्लाह ना करे ऐसे लगा देते हैं जिससे उसको हाइपर सेंसिटिविटी होती है, तो होता क्या है कि वो पेशेंट सडन शॉक में चला जाता है, क्योंकि वेसल्स जो हैं वो डायलेट हो जाती हैं, ठीक है। और क्या कंडीशन हो सकती है, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम जब फेल हो जाता है, मिसाल के तौर पे कोई पेशेंट ड्रग सुसाइड अटेम्प्ट करता है और उसके लिए ड्रग्स लेता है, वो भी अल्टीमेटली क्या करेंगी, वेसल्स को डायलेट कर देंगी। इट विल बी कॉल्ड न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक, जबकि जो है वो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम जो है वो इसमें इन्वॉल्व होगा, तो उसको हम कहेंगे न्यूरोजेनिक शॉक। अब है सेप्टिक शॉक। देखें जब कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन होगा हमारी बॉडी में, हमारी किसी पेशेंट की बॉडी में जब इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन में चूंकि बैक्टीरिया कॉज कर रहे हैं, बैक्टीरिया जो है वो बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज कर रहे होते हैं और वो टॉक्सिन्स जो हैं वो बहुत सारे साइटोकाइंस को जो है वो स्टिमुलेट करते हैं, और वो साइटोकाइंस जो है वो वेसल्स को डायलेट करते हैं। मतलब तीनों सूरतों में, चाहे वो एनाफिलेक्टिक शॉक है, चाहे वो सेप्टिक शॉक है, चाहे वो न्यूरोजेनिक शॉक है, इन तीनों सूरतों में कैपेसिटी ही बढ़ रही है, मतलब वेसल्स ही डायलेट हो रही हैं, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव एक तरह का शॉक कहा गया है। अब आते हैं हम साइन सिम्टम, आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की तरफ कि जब पेशेंट एक शॉक में होता है तो क्या क्या सिम्टम्स अपेयर होते हैं। एंजाइनल पेन होगी, क्योंकि हमने कार्डिक इन्वॉल्वमेंट इसमें पढ़ी है ना। पेल्पिटेशन होगी, पेल्पिटेशन क्यों होती है, क्योंकि जब वॉल्यूम कम है तो हार्ट को तेज़ी से पंप करना पड़ता है ना, उसको अपनी उसको ज़ोर ज़ोर से पंप इसलिए करना पड़ता है कि उसने वो ज़्यादा ब्लड ताकि सप्लाई हो सके, न्यूट्रिएंट्स सप्लाई हो सके, ब्लड की सप्लाई ज़्यादा हो सके, तो उस सूरत में वो हार्ट जो है वो पंप तेज़ी से करना शुरू कर देता है, जिसे हम पेल्पिटेशन कहते हैं। डिज्निया होगा, पेशेंट को डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सिम्टम्स जो है वो पेशेंट को अपेयर होंगे, और स्वेयर केसेस में पेशेंट जो है वो कार्डियक अरेस्ट में भी चला जाता है। अब हम इसकी ट्रीटमेंट को थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे कि ट्रीटमेंट में क्या होता है। ट्रीटमेंट दो तरह का है, एक मेडिकल ट्रीटमेंट और एक नर्सिंग इंटरवेंशंस। मेडिकल ट्रीटमेंट में जो है वो देखें ब्लड लॉस हुआ है तो हम ब्लड रिप्लेस करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाती है। फ्लूइड लॉस हुआ है तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट की जाती है, ऑक्सीजन इनहेलेशन की जाती है। एंटीडोट उस सूरत में दिया जाता है अगर एनाफिलेक्टिक शॉक है, कि जो ड्रग की वजह से हाइपर सेंसिटिविटी थी, जिस ड्रग की वजह से पेशेंट को रिएक्शन हुआ है, उसकी वेजोडाइलेशन हुई है, वेजोडाइलेशन, उसका हम एंटीडोट देते हैं ताकि जो इफेक्ट है वो, उसका इफेक्ट जो है वो एडवर्सली आए, ठीक है। वेजो कंस्ट्रिक्शंस देते हैं, क्योंकि वेजो डायल्टेशन हो चुकी है तो हम वेजो कंस्ट्रिक्टर्स देते हैं ताकि वेसल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो और हमारा जो कैपेसिटी है वो पूरी वापस अपनी जगह पे आ जाए। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम सब रजिस्टर्ड नर्सेज हैं, हम सबको पता है कि शॉक के पेशेंट को किस तरह से डील किया जाएगा। देखिए जब आपको सिम्टम्स पता चल जाते हैं, आपको पैथोफिजियोलॉजी पता चल जाती है, तो फिर नर्सिंग इंटरवेंशंस बहुत अच्छे से की जा सकती हैं। आई होप आपको शॉक
जो है वो उसकी पैथोफिजियोलॉजी और शॉक की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। थैंक यू सो मच।